हेलो नमस्कार, मैं बबली गोस्वामी आपके अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारी एनसीईआरटी सीरीज जो चल रही है 6 to 12 एसएसटी, उसमें क्लास आज का वीडियो जो है क्लास 8 का सिविक्स चैप्टर 3 आज का वीडियो है। ओके, सॉरी। सारे चैप्टर वाइज ये मतलब सीरीज चल रही है और सभी क्लास का प्लेलिस्ट बन गया है और अलग अलग सब्जेक्ट का वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैप्टर 3 संसद तथा कानूनों का निर्माण, यानी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे संसद क्या है और कानून का निर्माण कैसे होता है, किस प्रोसेस में होता है, ये सारी बातें इसमें हम पढ़ेंगे, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। तो देखिए, हम भारतीयों को इस बात का गर्व होना चाहिए और है भी कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। कई ऐसे देश हैं जो हमारे साथ या हमारे बाद भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आए, लेकिन ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए, या उस टाइप का लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं, उतना मजबूत नहीं जितना हमारे देश का है। वो आप जब पढ़ेंगे अपने संविधान के बारे में, तो आप इसी में पढ़ेंगे, बेसिक रूप में तो इसमें पढ़ेंगे और आगे क्लास में भी पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे क्लास बढ़ता जाएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना मजबूत और कितने लोकतांत्रिक हम लोग हैं। हमारी सरकार सरकार तो नहीं कहेंगे, हमारा मतलब लोकतंत्र है और हमारा संविधान है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो कानून बनते हैं उसमें जो निर्णय प्रक्रिया होती है उसमें सहभागिता, यानी सम्मिलित होना, सभी की भागिता, सब लोग को शामिल करना, देश के नागरिकों को, और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे। मैंने मेन पॉइंट हाईलाइट कर दिया था। अब इसमें हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद देती है। कैसे देती है, ये सारी चीजें भी इसमें हम पढ़ेंगे। तो इसमें यह है, संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है, क्योंकि वहीं से कानून बनता है, इसलिए संसद ही सबसे बड़ा लोकतंत्र का पहचान है और संविधान का केंद्रीय तत्व है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये संविधान का केंद्रीय तत्व है। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है और संविधान इसका केंद्रीय तत्व है। तो संसद का क्या, संसद क्या है और संविधान क्या है, ये आपने इसमें देख लिया। संसद तो लोकतंत्र का एक प्रतीक है, यानी जहां संसद है, एक बहस होती है, चर्चा पर चर्चा के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है, वो समझ लो लोकतंत्र है। और संविधान यानी जहां लिखित रूप में होता है कोई नियम, उसी को संविधान कहते हैं। तो संविधान जो है वो केंद्रीय तत्व है, उसका सेंटर पॉइंट होता है। तो ये जो हमारा संसद भवन बना है नया, ये ऐसे है। सांसद जो चुन के जाते हैं प्रतिनिधि, उनको सांसद कहते हैं। संसद में जो चुन के प्रतिनिधि जाते हैं उनको सांसद बोलते हैं। और ये जो भवन है, जो ये क्या बोलते हैं इसको, जो ये पूरा भवन है, ये संसद भवन कहलाता है पूरा। लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, देखो वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है और इसको आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के भी देख लेना, और मैं चाहती हूँ कि एक ही वीडियो में पूरा हो जाए, वरना 2 पार्ट में आ जाएगा। ठीक, लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए, अब किस बात की, पहले ये पढ़ते हैं मेन पॉइंट। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। इस आजादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष किया था, जैसा आप सभी ने पढ़ा है 6th-7th में। बेसिक अभी थोड़ा ही थोड़ा पढ़ा, आगे तो और पढ़ेंगे। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी, तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोग थे। जब ये संविधान लिखा जा रहा था तो कोई एक पृष्ठभूमि का लोग नहीं थे। उस सभा में, संविधान सभा में अलग अलग वर्ग के, अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए प्रतिनिधि लोग थे जिन्होंने संविधान लिखा है। नाम ले लिया जाता है एक व्यक्ति का, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ले लिया जाता है कि उन्होंने लिखा है। तो वो एक समुदाय से हो गया, एक वर्ग से हो गया, दलित वर्ग से। तो सिर्फ दलित वर्ग ने नहीं लिखा, सब अलग अलग वर्गों ने लिखा, ताकि किसी के साथ कोई नाइंसाफी ना हो सके। और जो जिस वर्ग का आता है उसकी दर्द तकलीफ वो वही बेहतर ज्यादा समझ सकता है, इसलिए भी उसमें हर वर्ग के लोगों को लिया गया, ताकि बाद में अब आप जब देखेंगे संविधान सभा कैसे कैसे बना, तो ये आप समझ जाएंगे। और
संविधान सभा को गठित करने का अंग्रेजों ने ही काम किया था। तो जाते जाते भी काम कर गए, ऐसा नहीं है। तोड़ गए बात अलग है, कहने को कहा जाएगा कि भारत को तोड़ गए, लेकिन वो तो पहले ही सुगबुगाहट थी। दो धर्म जिनका अलग अलग मतभेद है, बिल्कुल अलग है, एक मूर्ति पूजक के विरुद्ध एकदम है, तो फिर वो तो रहेगा है। तो ये तो होना ही था बंटवारा, क्योंकि उस समय भी दंगा फसाद बहुत सारे होते रहते थे। तो अब मेन पॉइंट पर आते हैं। तो 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की थी कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। विधायिका मतलब जो इस संसद में बैठे हैं, जहां पे कानून बनता है, उन्हीं को विधायिका बोलते हैं। तो उसमें निर्वाचित यानी जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी थी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, 1909। ओके। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं जो है राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी। दबाव था, लेकिन इसमें भी अपना कम्युनल कार्ड खेल दिए थे वो लोग। लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को ना तो वोट डालने का अधिकार था, यहाँ पे कम्युनल का नहीं है, लेकिन कम्युनल कार्ड भी खेला गया था। तो लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया। पॉइंट याद रखिएगा, सभी को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। किसको किसको दिया गया था, ये अभी आप पढ़ेंगे। अधिकार नहीं दिया गया था, और ये हर कई लोकतंत्रों में थे। एकदम से सभी को अधिकार नहीं दिया गया था वोट देने का। अधिकार नहीं, अधिकार दिया गया था, ना तो वोट डालने का अधिकार दिया था, और ना ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। यानी आम लोग इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते थे। तो औपनिवेशिक शासन के अनुभव, स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों के हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। उनको था ये इनके अंदर ये क्षमता है कि अपने को प्रभावित करने वाले फैसलों में तो हम हिस्सा ले सकते हैं। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि सरकार जो चाहे वो कर सकती थी। इसका मतलब यह था कि अब सरकार को लोगों की जरूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना पड़ेगा। तो चलिए ये देखिए, ये थोड़ा सा पॉइंट पढ़ लेते हैं। मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम जो है, तो ये पूरा नाम याद रखना, मतदाता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका ईवीएम का पूरा नाम। ओके। और ये तब 2004 के आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में इस्तेमाल किया गया था। इस चुनाव में ईवीएम पूरे देश में किया गया था, उससे पहले भी कई विधानसभा में भी किया गया था, लेकिन यहाँ जो मेन पॉइंट है वो ध्यान रखिएगा, पूरे देश में 2004 के आम चुनाव में यानी लोकसभा चुनाव में किया गया था। इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि मतपत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काटकर 8,000 टन कागज बनाना पड़ता था। तो इतनी जो है बचत हुई, तो पेड़ बचे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक खर्चा बिजली का बैटरी से होता है, तो यहाँ पे अभी इसके आगे नहीं बोलेंगे। यहाँ पावर का खर्चा, तो खर्चा कुछ तो रहेगा ही, ऐसे नहीं होता है, लेकिन हाँ पेड़ बच के मेन, और काउंटिंग भी जल्दी हो जाती है। संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के, ये पॉइंट याद रखिएगा, सिद्धांत को अपनाया। सार्वभौमिक मतलब सभी लोग, जैसे कौन, सार्वभौमिक मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार। अब वयस्क नागरिक किसको माना जाए, ये था सवाल। तो वहां पे माना गया था 21 साल की एज, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको। तो सार्वभौमिक का मतलब होता है वयस्क मताधिकार। तो मताधिकार में ये डिसाइड किया गया कि जो है अब कौन वयस्क होगा, तो उस समय 21 किया गया और आज के समय 18 है, और विवाह का भी हो गया है 21, दोनों का।
तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भैया विवाह का जो है 21 वर्ष, तो वोट देने का 18 क्यों दे रहे हो? उसको भी तो, वो भी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक 18 साल का व्यक्ति अगर जो बच्चा है विवाह नहीं कर सकता, यानी बच्चा है, वो उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, फिर वो जिम्मेदार व्यक्ति को कैसे पहुंचा सकता है? वो कैसे समझ सकता है ये जो कैंडिडेट है ये जिम्मेदार है, इसको हमको वोट देना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है अब वोटिंग का जो अधिकार है, जो वयस्क अधिकार है, वो 18 से 21 करना चाहिए, खासतौर पर इसमें इलेक्शन में। और हाँ, और चीजों में नहीं बता रहे, क्राइम करने में तो बहुत आगे हैं, 15-16 से ही करने लगते हैं। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है कोई कानून बनाने को लेकर? मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है, यानी उसको चुन के प्रतिनिधि को अपने संसद में बैठालता है, और वो माना जाता है कि इसी का प्रतिनिधि है, जनता ने इसको पसंद किया है, तो वो प्रतिनिधि क्वेश्चन पूछता है, वैसे ही कानून में अपना सहयोग देता है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से कोई एक समूह सरकार बनाता है। अब सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें होनी चाहिए हम लोग पढ़ेंगे भी। तो यही प्रतिनिधि लोग सरकार बनाते हैं। यहाँ देखिए देखिए हमारे देश में सब जगह जो है वोटिंग होती है। देखो कितनी मुश्किल हालात में देखो ये लेकर जाया जा रहा है। देखो चुनाव कर्मचारी एक दुर्गम इलाके में स्थित मतदान केंद्र तक मतदान सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहुंचाने के लिए हाथी का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो यहाँ पे चढ़ के जा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, विधायक कौन होते हैं, उनका चुनाव कैसे किया जाता है, ये सब पिछले क्लास के चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। क्लास 7th में पढ़ाया जा चुका है ना, तो इसको स्किप करते हैं। रिवीजन के लिए आप देख सकते हैं इसको, इसका आंसर यहाँ देखिए। ये हमारा जो न्यू पार्लियामेंट है वो ऐसे है, संसद भवन। इसका ऊपर से स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है, देखिए भाई ये देखिए, ये सारे इतने सुंदर, तभी तो नेता लोग चाहते हैं कि एक बार बने फ्री में रहे बड़े आसान से। ये देखो कैंटीन भी इतनी सस्ती रहती है। ये ये देखिए यहाँ पे जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो यहाँ पे बैठते हैं। अच्छा ये मेन पॉइंट है, ये सब पढ़ लेते हैं। मैंने पहले ही हाईलाइट कर दिया है ताकि वीडियो लॉन्ग भी ना हो पाए। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है, नहीं यानी कानून यहाँ पे निर्माण होता है। इसके 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, यानी वो इस कुर्सी पर बैठेंगे, वो मतलब उसका वो करेंगे, क्या कहते हैं, सभा चलाएंगे। तो यहाँ देखिए लोकसभा राज्यसभा दोनों बने हुए। तो लोकसभा का तो याद है सबको, ये ग्रीन टाइप का है, और ये राज्यसभा का। लोकसभा में कुल 543 सदस्य होते हैं, 543। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, और उनका चुनाव कैसे होता है ये सब आप आगे पढ़ेंगे बाद में, आगे की क्लास में। संसद की भूमिका, अभी उनकी भूमिका क्या है? आजादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद, क्योंकि पहले जो संसद काम करती थी उसकी बात नहीं करेंगे, वो अलग था, यही संसद था लेकिन वो अलग ढंग से काम करता था। और जब संविधान हमारे द्वारा, हमारे भारतीयों द्वारा निर्माण किया गया संविधान का, तब जो संसद है काम कैसे करने लगी उसकी यहाँ पे चर्चा होगी। भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। ये सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो संसद के पास ज्यादा शक्तियां हैं, वो संविधान में कुछ भी चाहे जब संसद बदल सकता है। तो अगर कोई सोचे न्यायपालिका के पास ज्यादा है शक्तियां, तो शक्तियां तो संसद के पास है। न्यायपालिका बस ये कहती है जो संविधान है और उसकी प्रस्तावना में जो बातें लिखी है उससे अलग कोई बात ना, लेकिन प्रस्तावना भी तो चेंज किया जा चुका है, तो कुछ भी चेंज किया जा सकता है, और ठीक है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिस समय ये लिखा गया था उस समय कुछ अलग परिस्थितियां थी, आज कुछ अलग है। आज देखिए पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष बना था, आप धर्मनिरपेक्ष का पढ़ ही चुके हैं पीछे चैप्टर 2 में। तो फिर कैसे बाद में धर्मनिरपेक्ष इस्लामिक बना, और आज बांग्लादेश का भी वही हाल है, धर्मनिरपेक्ष बनाया, फिर कैसे
आज इस्लामिक बना। तो अब यहाँ पे भी चर्चा हो रही है कि भैया बहुसंख्यक हिंदू हैं, हमको भी जो है हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो परिवर्तन संसार का नियम है और समय की जरूरत के हिसाब से मांग होती रहती है। अब वो मांग जायज है नाजायज है कैसी है वो सब देखना अलग बात है। लोकसभा में हर 5 साल पर चुनाव कराए जाते हैं, सबको मालूम है। सारे निर्वाचन देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से, जैसे आप जिस भी क्षेत्र में होंगे तो आपके निर्वाचन क्षेत्र का भी नाम होगा, जिसको लोकसभा क्षेत्र बोल सकते हैं, विधानसभा क्षेत्र, सब में नाम होता है। तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं और निर्दलीय भी लड़ सकते हैं चुनाव। तो ये देखिए ये सारे लिखे हैं, तो ये तो हम लोग को पढ़ना नहीं है, स्किप करते हैं। 15वीं लोकसभा के चुनाव का परिणाम ये भी स्किप करते हैं। तो यहाँ आ गए, यहाँ मेन पॉइंट। इलेक्शन जब सदस्य चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद कहलाते हैं। एमपी इंग्लिश में एमपी कहलाते हैं और इनको सांसद कहते हैं या संसद सदस्य भी कह सकते हैं। जैसा कि ये नाम याद रखना है, ये ऐसा नहीं कि बस इसी नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। संसद सदस्य, सांसद, एमपी ये सब क्या होते हैं, सारी बातें याद रखना। मैंने बता दिया, संसद सदस्य भी बोलते हैं सांसद को, और सांसद बोलते हैं जो लोकसभा में जीतता है, जो प्रतिनिधि जीतता है अपने निर्वाचन क्षेत्र को, और एमपी भी बोलते हैं। एमएलए के बारे में पहले पढ़ लिया है क्लास 7th में। इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को कौन से काम करने पड़ते हैं, ये देखिए। पहला है राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, सरकार का चुनाव करती है सबसे पहले। हमारे यहाँ कोई ऐसा मतलब चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री हम लोग नहीं चुनते, वो तो चेहरा बना दिया जाता है कि हाँ हमारी पार्टी की सीट आए ज्यादा तो हम इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे, जनता से वादा किया जाता है। लेकिन हम लोग प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं करते कि हमारा प्रधानमंत्री ये फलाओ, हम लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, यानी कि हम लोग सांसद का चुनाव करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। अच्छा ये, हाँ यहाँ पहले ये हम लोग इसमें जो संसद होता है, संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद निम्नलिखित काम करने होते हैं। कौन सा, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, पहले पॉइंट बता दे। और दूसरा होता है सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। ये 3 काम होते हैं। कई बार हम लोग को लगता है क्या विपक्ष सरकार से सवाल करती है, लेकिन विपक्ष का काम है और विपक्ष को करना भी चाहिए, सवाल पर सवाल पूछना चाहिए। तभी तो 2019 में कितनी गड़बड़ियां भी हुई थी। गड़बड़ियां मतलब कि जिद पर, अब जैसे अग्निवीर ये सब अब 4 साल की जॉब दे रहे हैं, तो और भी ऐसे कई चीजें हैं। जीएसटी इतना हाई हाई लगा दिए पूरा। तो ये सब क्या है कि अगर विपक्ष कमजोर है तो भैया जो सत्ताधारी है वो अच्छे से जनता को पीटेगा। वो किस रूप में, टैक्स के रूप में, या कोई ऐसा कानून बना दे जिसको झेलते रहो। अब टैक्स जो लगा दिया है, जीएसटी में जो जो दे दिया, कोई भी सरकार आएगी उसको कम नहीं कर देगी, कोई भी कम नहीं करता है और बढ़ाएगा ही, भले वादा करे कोई, कुछ नहीं। तो अब हम राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना ये कैसे करते हैं, सांसद लोग सरकार का ये पढ़ते हैं। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो अगर ये कहा जाए संसद कैसे है, तो भारतीय संसद राष्ट्रपति और 2 सदन से मिलकर बनता है। लोकसभा चुनाव के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। बहुमत होता है 272, यहाँ पे है, क्योंकि कितनी सीटें हैं, 543 है। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। कितना हुआ, 272, 50%। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या जो बहुमत प्राप्त कर लेते हैं वो
दल या गठबंधन का अंग नहीं होने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। यानी संसद में बहुमत जो प्राप्त कर लेते हैं दल वो, और जो उस बहुमत प्राप्त किए हुए यानी जो सरकार बनाने जा रहे हैं वो दल, और उनसे जो गठबंधन किए रहते हैं वो सारे तो सत्ताधारी कहलाएंगे। लेकिन और जो अदर लोग हैं वो विपक्षी दल कहलाएंगे। जैसे इस समय बीजेपी की सरकार में, एनडीए की सरकार, एनडीए बोलेंगे क्योंकि गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार पहले भी थी। तो गठबंधन की सरकार में जैसे नीतीश सरकार की जेडीयू भी शामिल है, और आंध्र प्रदेश की सरकार शामिल है, और वहां शिवसेना जो सिंधे जी की है वो शामिल है। तो ये सब जो है ये सत्ताधारी कहलाएंगे क्योंकि वो उस गठबंधन में शामिल है। और जैसे कांग्रेस है, ये अखिलेश जी की सरकार है, समाजवादी पार्टी है, और जो है जैसे मायावती जी की तो कोई सीट नहीं निकली लोकसभा में, लेकिन जैसे ये सब पार्टियां हैं तो ये सब विपक्षी दल कहलाएंगे। ओके, तो कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। अब कार्यपालिका की बात होती है जो कार्य करती है एक्चुअल में, और इसको जनता नहीं चुनती है, ये एक प्रोसेस होता है। यानी इसके लिए एक क्वालिफाई होना चाहिए, और क्वालिफाई व्यक्ति होना चाहिए उस फील्ड का, और साथ ही में एक परीक्षा होती है जिसको पास करेगा तभी वो बनता है। वो सबको पता है, आईएएस पीसीएस और जो भी आते हैं वो भी सारे वो लोग होते हैं। कार्यपालिका का चुनाव लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। अब जो ये कार्यपालिका क्या करती है, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। ये लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं, क्योंकि कानून जो भी बनाए, जैसे आयुष्मान कार्ड सरकार ने बना दिया कि सबका, तो ये लागू करना, यानी 70+, जैसे इस समय 70+ वालों का जो चल रहा है, और जो उसमें आते हैं वो काम है कि सबका बने। ये कार्यपालिका का काम है कि 70+ वालों का सब बन जाए आयुष्मान कार्ड। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। तो सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, तो जब हम लोग कहते हैं तो ये कार्यपालिका का ही होता है। सरकार कुछ नहीं कहती, वो वहां पर कागज पर नियम बना देती है, सारा काम कार्यपालिका को करना रहता है, और सरकार के नाम से सारे काम चलते हैं। कभी तो नेता अंगूठा टेक भी चलेगा, उससे अंगूठा टेक कोई है नहीं शायद इस समय। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है। जो अपने दल के जो सांसद होते हैं जितने सारे, जैसे हम उदाहरण लेकर चल रहे हैं, जैसे इस समय एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार है बोलेंगे, बीजेपी की सरकार भी कह सकते हैं, लेकिन एनडीए की सरकार है क्योंकि गठबंधन उनकी प्योर सीट है ही नहीं, पूरी है ही नहीं, 272 आए ही नहीं थे। तो एनडीए की सरकार में जो अपने दल के सांसदों, जितने भी सांसद हैं उनको मंत्रियों का चुनाव करते हैं प्रधानमंत्री अपने समझ से, वही वो राष्ट्रपति जी को बताता है, लिस्ट देता है, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। यानी ये मंत्री लोग मिलकर काम करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। जैसा बता रहा, हाल के सालों में काफी बार ये मैंने न्यू एनसीईआरटी पढ़ाई, लेकिन हमेशा अपडेट कहाँ करते हैं लोग, करना चाहिए। तो अब पीडीएफ के थ्रू ऑनलाइन ही करना है तो अपडेट करने में क्या दिक्कत है, लेकिन फिर भी वही हाल। तो राजनीतिक दल बहुमत नहीं मिल पाया, लेकिन क्यों 14 में बहुमत मिला, 19 में बहुमत मिला एक दल को। अब इधर नहीं मिला 24 में, लेकिन 2 बार मिल चुका है। ऐसा नहीं जैसे कहा हाल के सालों में काफी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया है, तो कि सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी है, लेकिन मिला था 14 में भी मिला, और 19 में मिला, बीजेपी को मिला 14 में, और बीजेपी को ही 2019 में मिला, और बम्पर मिला 2019 में। तो इतना अपडेट, ये एनसीईआरटी की गलती है कि बताओ ऑनलाइन में करेक्शन करना कौन सी बड़ी बात है, ये नहीं करेंगे, सरकारी कर्मचारी है ना। 2009 में हुए 15वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम ये सब बताया गया। चलो न्यू एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं तब यह है। केंद्रीय सचिवालय की ये 2 मुख्य इमारतें हैं, देखिए देख लीजिए और ये बात याद रखिएगा। 2 मुख्य इमारतें हैं, एक ये और एक ये।
इनमें से एक का नाम साउथ ब्लॉक और दूसरे का नाम नॉर्थ ब्लॉक है। इनका निर्माण 1930 यानी अंग्रेजों के समय ही हो गया था। 1930 के दशक में किया गया था। बाई ओर यानी ये वाला नंबर दे देते, एक, नंबर दो। बाई ओर बाई ओर साउथ ब्लॉक का चित्र है, ये साउथ ब्लॉक है, ओके, और ये है नॉर्थ ब्लॉक। और सब में कौन कौन से काम दिए गए? साउथ ब्लॉक यानी इसमें कर्सर पर देखिएगा, इसमें क्या नंबर एक पर कौन सा काम दिया गया साउथ ब्लॉक में? इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय यानी प्रधानमंत्री से मिलना हो या कोई भी ऐसी बात हो तो आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के दफ्तर यानी अहम मंत्रालय साउथ ब्लॉक में है। दाईं ओर नॉर्थ ब्लॉक है जहां वित्त मंत्रालय, वैसे ये भी अहम है, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय है, वित्त और गृह मंत्रालय स्थित है। केंद्र सरकार के ये दोनों हाथ है, दाएं बाएं कह सकते हैं, लेकिन दोनों सरकार के लोकतंत्र के हाथ है दोनों, साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक कई इमारतें। जहां वित्त, हाँ हो गया। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय नई दिल्ली की विभिन्न इमारतों में स्थित है, यानी और मंत्रालय भी, इतने मंत्रालय थोड़ी ना है, तो और मंत्रालय भी है, तो विभिन्न इमारतें हैं कई जगह वहां पे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा मुख्य रूप से, अब राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। तो राज्यसभा का क्या काम है, क्योंकि यहाँ हम निर्वाचित करके नहीं प्रतिनिधि भेजते हैं, तो ये क्या इनको बोले, देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। क्योंकि राज्यसभा में जो हमने प्रतिनिधि अपने विधानसभा में भेजे हैं, विधानसभा यानी स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है, हमने जो अपने स्टेट गवर्नमेंट को लेकर जो प्रतिनिधि भेजे हैं, वो प्रतिनिधि वोट देकर जिस भी व्यक्ति को चाहते हैं उसको राज्यसभा में भेजते हैं। और इसमें आपने देखा होगा कि एक्चुअल में होता क्या है, जैसे दो तीन पार्टियां, जो भी, एक उदाहरण ले लेते हैं बीजेपी का। तो यूपी में बीजेपी की सरकार, जैसे बीजेपी के सरकार से कोई मतलब नहीं है, काफी सीटें हैं, तो दो कैंडिडेट, मान लिया 2 सीटें खाली हुई, तो एक सीट खाली हुई, तो एक सीट खाली हुई तो उस पर अपना कई दल जो है अपना उम्मीदवार खड़ा किए, और उसमें जिनके वोट ज्यादा हो गए उसमें वोट डाला जाता है, क्या नाम, गोपनीय तरीके से। तो जो उनके विधानसभा यानी जो विधायक हैं, जिसको वोट ज्यादा दिए, ज्यादा अपने पार्टी के पक्ष में ही खड़े रहते हैं, खड़े नहीं रहना पड़ता उनको, तो वही व्यक्ति निर्वाचित होकर राज्यसभा में जाके बैठता है और अपने राज्य के लेकर वहां पे बातें करता है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का, यानी यहां से भी जो है पहल हो सकती है। किसी विधायक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। जब कोई विधेयक, जो भी कोई विधेयक कानून होता है, वो लोकसभा से पारित हो जाते हैं, सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत की जाती है ज्यादातर। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें वित्त वाली चीजें तो वहीं प्रस्तुत होती हैं, लोकसभा में ही, यानी जहां मनी की बात होती है, तो उसको फिर राज्यसभा भी भेजा जाता है, वहां भी पास होना जरूरी है। इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर जरूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है, भेज देता है, ये इसमें संशोधन करो। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभा, जो कि अभी मैंने बताया था, तो आप यही के कीवर्ड में समझ लीजिए, विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं, यानी डायरेक्ट यहाँ पे जनता का हाथ नहीं रहता है, और जनता ने जो अपना प्रतिनिधि चुना हो, प्रतिनिधि उसको चुनता है। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किया जाता है। 250 टोटल होते हैं, जिसमें 233 निर्वाचित किया जाता है और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किया जाता है। और राष्ट्रपति किसको मनोनीत करेगा? जो सरकार होगी उस समय की, जो प्रधानमंत्री होगा, वो जिसको कहेगा उसको मनोनीत करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति सब जो विधायिका होती है, मंत्रिमंडल होता है, उसी के हिसाब से काम करती है।
अपने स्वतः अपना कुछ काम नहीं करती। हाँ, लेकिन कुछ को उसको कुछ सही नहीं लगा तो उसको दोबारा लौटा सकती है और कह देगी कि हाँ भैया, ये इसमें कुछ संशोधन करो, ये नहीं ठीक। सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। इसलिए जो राष्ट्रपति होता है, वो जो भी सत्ताधारी दल होता है, सरकार होती है, वो चाहती है हमारे मन मुताबिक राष्ट्रपति बैठे, ताकि बाद में अड़ंगा न डाले हर बात पर। जब संसद का सत्र चल रहा, सरकार को नियंत्रित करना और मार्गदर्शन देना और जानकारी देना, ये सब कैसे होगा? जब संसद चलता है, सत्र चलता है, तो उसमें सबसे पहले जो है प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल के समय में प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। ये देखिए, इसके अभी आप देखेंगे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे उसका फॉर्मेट क्या होता है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करता है। अच्छा, यहाँ जो जानकारियां इकट्ठा जानकारियां जो प्राप्त होती है, बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। ओके, तो अभी सोचे हम नेट से पता कर ले ये वो, तो कुछ भी जानकारी जो प्रतिनिधि को करनी होती है, सांसद को करनी होती है, सीधे प्रश्न करके ही डायरेक्ट जान लेते हैं। कार्यपालिका को नियंत्रित कर, थोड़ा प्रश्न इसलिए भी करते हैं कि लाइव टेलीकास्ट होता ही है, तो हमारी जनता भी जाने कि हाँ हमने भी प्रश्न किया था, बैठे नहीं थे। हाँ। इसके जरिए संसद कार्यपालकों को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है और इस तरह अगर कभी बात बहुत गर्मा गर्म बहस हो जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वतंत्र संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका होती है, जैसे मैंने कहा था। तो ये पॉइंट भी अपना नोट कर लेना, ये लिखना, अहम भूमिका अदा करती है। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। ये देखिए, ये फॉर्मेट होता है। संसद में पूछे गए प्रश्न का उदाहरण देकर बताया गया। तो लोकसभा अध्यक्ष के सामने जैसे इस फॉर्मेट में ऐसे लिखा जाता है, प्रश्न संख्या ये लिखते होंगे, और जो वहां के जो बैठा बनाए जाते हैं, तो ये ऐसे इस फॉर्मेट में रहता है। ऐसे उत्तर भी दिया जाता है, फिर लिखित में भी दिया जाता है। ओके, देखिए, सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो वित्त से संबंधित यानी यहाँ पैसे से संबंधित, पैसे के लेन देन जैसे टैक्स है या और भी पब्लिक पर ही खर्च करना है, तो वो सब से संबंधित जो भी मामला होता है उसमें संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। नए कानून किस तरह बनाए जाते हैं, अब ये पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज उठाते हैं। इसमें एक उदाहरण दिया जाएगा घरेलू हिंसा को लेकर, तो उसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। घरेलू हिंसा कानून को लेकर क्या क्या हुआ था, ये हम लोग पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि भैया हम लोग वोट दे देते, बस लगता है हम लोकतंत्र का मैंने रक्षा कर लिया, मैंने अपना काम कर लिया। तो हमें और भी क्या करते रहना चाहिए एक नागरिक होने के वजह से। और दूसरा, अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश की तरक्की हो तो क्या करना चाहिए, ये सब अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज उठाते हैं कि भैया ऐसा कानून चाहिए। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो, यानी गंभीर हो। तो इसमें हम देखेंगे घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद में सामने आया और घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनने की प्रक्रिया क्या थी। तो पहले 2005 से पहले घरेलू हिंसा अपने चरम पर था, आज भी है भैया। अब घरेलू शारीरिक न देकर मानसिक भी दी जा रही है, लेकिन इसका कानून है। अगर कहीं कुछ हुआ तो भैया रुक जाते हैं लोग, घर वाले। तो ये आप देखिए, इसको पढ़ते हैं। जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर की किसी औरत, आमतौर पर पत्नी,
यही होता ही है। परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर की किसी औरत, आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है, क्योंकि उसके साथ मारपीट करता है तो यही एक मान लिया जाता है कि दहेज के लिए होगा, और या इसको मतलब कहने का मतलब ये रखा गया है यही के लिए, पत्नी के लिए, पराये घर से आई हुई होती है, उसी को लेकर। अगर वही पुरुष अपनी बहन को मारे या बाप बेटी को मारे तो वो घरेलू हिंसा में नहीं है। इसमें जहां तक जो लिखा है वो हम बता रहे हैं। तो उसे चोट पहुंचाता है, अगर जो ये भी कहते तो घर में काफी शांति आ जाए, तो वह भारत सही हो जाए। होगा जरूर संशोधन आगे, बस पब्लिक चाह लेता है। अब इसको लेकर आवाज कौन उठाए? जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य घर की किसी औरत, आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है, तो सामान्यतः इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक, देखो मैंने कहा था भावनात्मक यानी मेंटल कह सकते हैं, इमोशनल हुआ वैसे इसका, लेकिन समझ लो मानसिक रूप से शोषण के कारण पहुंच सकता है। यह शोषण मौखिक यानी मुंह से गाली गलौज उसके जरिए, यौन यानी शारीरिक रूप से सता के, या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है, यानी इसको दे नहीं, पैसे ही नहीं दे, को जरूरत है कपड़े नहीं दे रहे हैं, खाने को भी नहीं सही से दे रहे हैं, तो ये सब भी एक सताने की नए नए तरीके होते हैं। आर्थिक शोषण भी हो सकता है। घरेलू हिंसा कानून 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा में घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया है। तो घरेलू शब्द की जो समझ है उसको और ज्यादा व्यापक बनाया गया। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती हैं या रह चुकी हैं, वो भी मानी जाएंगी। तो घरेलू का मतलब यह हो गया। तो ये याद रखने, औरतों को यह नुकसान शारीरिक मारपीट, भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है, या शोषण मौखिक योनि, तो भैया ये बच के रहना। तो इस टाइप का भी शोषण माना जाता है। मौखिक यानी गाली गलौज दे रहे हो, को अपशब्द कह रहे हो, उसको नीचा दिखा रहे हो, और यौन तो पता ही है, और आर्थिक शोषण भी समझ गए, पैसे नहीं दे रहे हो, कपड़े नहीं ला रहे हो, कुछ दे ही नहीं रहे हो, तो ये सब आते हैं। तो ये वाक्य पूरा बताया गया है अक्टूबर 2006 की। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब कानून बना था तो इसमें कुछ अलग था, तो बाद में लोगों ने विरोध करके घरेलू शब्द की समझ को और अधिक इसको विस्तार दिया कि भैया घरेलू शब्द का क्या है, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे क्या बदलाव किया गया। 1990 के दशक में विभिन्न मंचों से एक नए कानून की मांग उठती रही, 1990 से ही। तो जन सुनवाई हुई, तो सारी बातें सब 1999 में वकीलों, कानून के विद्यार्थियों और समाज वैज्ञानिकों के संगठन लॉयर्स इलेक्टिक इलेक्टिव लॉयर्स इलेक्टिव ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक का मसौदा तैयार किया। इस विधेयक को बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया। अच्छा, ये सब कानून बनाने में इतना ज्यादा खींचतान होती है, इतना ज्यादा बहस होती है, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत जरूरी होनी चाहिए। लेकिन अगर जैसे वक्फ बोर्ड है और भी कई चीजें ले आते हैं, तो ये सब इसमें इतना बहस नहीं करते, इसमें पूरा वो नहीं करते, बस ऐसे ले आते। तो ये गलत बात है। हर चीज में बहस होनी चाहिए, उसके गुण दोष, मेरिट डिमेरिट सब देखना चाहिए, फिर वो कानून बनना चाहिए। तो नेता लोग कानून बनाने से पहले तो वहां पे लगता है अपना वोट का वही देखते हैं कि वोट से कटेगा बढ़ेगा, कटेगा बढ़ेगा। अच्छा, ये जब बनाया गया तो बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया और ये सब पता चल जाता है मीडिया सबके द्वारा। तो घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौखिक व भावनात्मक दुर्व्यवहार को भी शामिल किया जाना चाहिए, ये लोगों ने कहा। पहले इसकी अलग थी परिभाषा, तो इसमें और जो कि बहुत अच्छा है डाला गया। साझा घरेलू दायरे में रहने वाली किसी, देखो आपस में हो रही बहन सबसे, महिला को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए। उन्हें साझा मकान से बेदखली से बचाया जाना चाहिए, यानी जिस मकान में रह रही है, जिस पुरुष का है, उसने उसके साथ ऐसा कुछ हिंसा किया जैसा उसमें लिखा हुआ है, तो तब भी उसका मकान उसमें बना, वो उसको भगा ना सके, वो उसको बाद में ये नहीं कि वहां से आ जाए फिर निकाल दे जेल से, तो ये सब बचा सके। तो उसके साथ साझा मकान से बेदखली से बचाया जाना चाहिए। ये इस पर हुआ कि भैया कानून तो बन गया, वो जेल से आएगा,
फिर उसके बाद में उसको तो भगा देगा। तो उसमें उसको यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया। और आर्थिक मदद के बारे में क्या ख्याल है? ये सब चर्चा हो रही कि भैया तुम उस समय जेल में रहेगा और उस औरत के फिर क्या होगा, उसके जो भी आर्थिक मदद है कैसे होगी। तो इस पर चर्चा हुई। विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्थानों के साथ बैठकें की गई। सबने अपने अपने राय दिए। आखिर ये तो हम्म, ये हम लोग पढ़ लेते हैं। तो वहां तक बात पहुंची थी 1999 तक। अब आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2002 में स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें राज्यसभा को सौंप दी। इन सिफारिशों को लोकसभा में भी पेश किया गया। कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया था। 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया। दोनों सदनों से मंजूरी मिल जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के बाद स्वीकृति मिल जाती है, फिर वो कानून बन जाता है जिस टाइम वो साइन कर देता है, जिस डेट में साइन करता है। तो 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ और फिर घरेलू हिंसा एक दंडनीय अपराध हो गया। तो ये होती है, ये पॉइंट देख लेते हैं। मैंने पहले किया था इसको, तो कुछ होगा इसमें। यह एक दीवानी कानून है। यह एक दीवानी कानून है जो करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करती है। दीवानी कानून है यानी फौजदारी नहीं है, दीवानी कानून है। क्या होता है फौजदारी? फौजदारी में तो बड़े क्राइम वाले जाते हैं उसमें। तो बहुत सारी पत्नियां, माओ, बेटियों, बहनों को अपने घरों में हिंसा निजात मिलेगी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें बहू यानी जो आई है बाहर से उन्हीं को लिया, इसमें बेटियों बहनों सबको लिया गया है। तो यहाँ पे ये कह दिया गया है कि किसी भी औरत के साथ, चाहे वो उस घर की बेटी हो, बहू हो या माँ हो, उसके साथ घरेलू हिंसा हुआ तो भैया सजा उसको मिलेगी, उस पुरुष को मिलेगी। पुरुष के लिए है ये। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। इन हालात से उबरने के लिए औरतें तरह तरह से संघर्ष करती हैं, इसलिए उन्हें पीड़ित की बजाय सर्वाइवर कहना ज्यादा बेहतर है। तो इसलिए पीड़ित ना कहकर सर्वाइवर, क्योंकि माना जाता है इस हालत में हालत से उबरने के लिए ना औरतें तरह तरह के संघर्ष करते हैं। जैसे मान लिया किसी के पास, किसी को इतना सताया गया, परेशान, तो उनको पीड़ित की तरह न देखकर एक सर्वाइवर कहना भी चाहिए। और समझ रहे हैं, लेकिन मीडिया देखो क्या करती है, पीड़ित लिख देती है। तो इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ है जो बचा रहे। तो ये शब्द याद रखना। ओके। बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त। अच्छा, आप लोगों को लगता है बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त क्यों कहा गया? कि भैया बराबरी कहाँ है? हम कमा रहे हैं, ये तो घर पर रह रही। तो भैया कमा रहे, घर पर रह रही, तो अगर तुम कमा रहे हो तो कमाने वाली से ही शादी करो। हाँ, जो नहीं कमा रहा है उससे शादी नहीं करो। अगर उसको बार बार नीचा दिखाना है, मैं कमा रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, तुम नहीं कमा रही हो, तो भैया उसी से शादी करो जो कमा रहा है, उससे न करो जो नहीं कमा रहा है। सबसे बेस्ट होता है। अलोकप्रिय विवादास्पद कानून। कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानूनन सही हो सकता है, लेकिन फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता। अब लोगों की ही सरकार है तो लोगों को रास आनी चाहिए ना, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे नियत सही नहीं थी, इसलिए लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों पर रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। तो क्या हुआ था इसके उदाहरण? नगर पालिका की सीमाओं के भीतर जो जगह होती है, इस्तेमाल से संबंधित विभिन्न नगर पालिका कानूनों में पटरी पर दुकान, जो पटरी पर दुकान नहीं लगाते हैं, पटरी पर दुकान लगाने यानी जो रोड के पटरी पर दुकान लगाते हैं उनकी बातें हो रही है। और फेरी लगाने की गैर कानूनी घोषित किया गया था। ये कानून बना था कि भैया गैर कानूनी है, हटाओ, साफ करो, रोड एकदम चकाचक दिखे, जो सरकार की जमीन एकदम चकाचक दिखे। फिर क्या हुआ?
इसमें भी कोई भी संदेह नहीं कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी है, तभी लोग आसानी से फुटपाथों पर चल पाएंगे। लेकिन हम इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये तो जरूरी है, सही में कानून सही बना था कि हाँ साफ सुथरा रहे। और ये जो पान की गुमटी खिल जाती है, 4-5 लोग जो ताड़ते हैं लड़कियों को, उससे छुटकारा मिलता। कोई ऐसे रहेगा नहीं टेका लगा के खड़े होकर ताड़ने वाला। तो अच्छा कानून था ये। लेकिन इसका एक निगेटिव पॉइंट भी था जो आप अभी देखेंगे। पटरी वाले एवं फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों की जरूरी चीजें और सेवाएं बहुत सस्ती कीमत पर देते हैं, क्योंकि वो चलता फिरता दुकान होता है और खर्चे कम होते हैं, इसलिए सस्ता देते हैं, तो जनता का भी फायदा हो गया। फिर और कुशलता पूर्वक पहुंचाते हैं, इसी से उनकी रोजी रोटी भी चलती, उनको फायदा, उनकी रोजी रोटी चल रही है। क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती, फेरी वाले अपना टांगे चल दिए, दुकान चलता फिरता दुकान हो गया। एक फायदा यह है। और जैसे उसकी कीमत नहीं देनी पड़ती है जमीन की, अपना रोड के किनारे लगाए हैं तो बनवानी नहीं पड़ती है, तो वो सब हुआ। लिहाजा अगर कानून किसी एक समूह की हिमायत करता है और दूसरे यानी एक समूह की हिमायत क्या कर रहा है, नागरिकों की, कि इनको चलने में कोई दिक्कत ना हो, दूसरे समूह की उपेक्षा करता है, जो कमाने खाते कमा खा लेते हैं, तो उस पर विवाद खड़ा होगा और टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। लो तो ये सब टकराव हुआ था, फिर संशोधन किया गया। अब ज्यादा पढ़ेंगे तो पीडीएफ लगा रहेगा, आप इसको पढ़ना चाहेंगे बहुत अच्छे से पढ़ लेना, लेकिन इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं। हमें इस बात पर हमें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका। अच्छा हाँ, तो ये कैसे हटा हुआ था ये पहले बता दे भैया। तो जब लोगों ने बहुत सारा विरोध किया तो फिर इस कानून को में मतलब संशोधन किया गया, इसको हटा लिया गया कि भैया किस लिए विरोध किया था, कि भैया जब ये है कि स्वतंत्रता है कि आप कमा खा सकते हैं, जीने का अधिकार दिया गया है, जो हमारा मौलिक अधिकार है जीने का अधिकार, तो जीने का अधिकार में भैया कमाएंगे तभी तो खाएंगे, तो उसमें भी आ गया, इसलिए हुआ कि छूट दिया जाए। मैंने तो मोटा मोटा बता दिया। अब यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो उसमें संशोधन कर सकती है, उसे रद्द भी कर सकती है। तो ऐसा था। अब ये ऐसे ही यहाँ पे हुआ था अमेरिका में, जो अमेरिका के जो ब्लैक अमेरिकन होते हैं, तो उनके साथ नाइंसाफी हो रही थी, तो फिर ये जनता का विरोध से ही वो कानून हटा था। ये था कि अगर गोरे लोग आ जाए तो आप अपनी सीट छोड़ के बस की खड़े हो जाएंगे, उनको देंगे। 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया। इस कानून के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो ये इनका याद रहा, रोजा पॉक्स बस, रोजा पॉक्स नाम है, बस में यात्रा करती हुई। तो यह है इन्हीं के साथ हुआ था। तो यही मैडम खाली नहीं की थी, काफी थकी थी, काम वाम करके आ रही थी, और एक गोरा आया और कहा हट जाइए, हम बैठेंगे, और नहीं हटी। तो बस यहीं से विवाद खड़ा हुआ और फिर ये आंदोलन में तब्दील हो गया। ये पिछले चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है। आगे आते हैं। तो अब यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका सिर्फ प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती, कि हम प्रतिनिधि चुन लिए यानी अपना सांसद विधायक चुन लिए, यहीं तक खत्म नहीं होती। इसके बाद हम अखबारों और अन्य जन संचार माध्यमों यानी मीडिया के माध्यम से इस बात पर भी नजर रखते हैं कि हमारे सांसद क्या कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो उनकी आलोचना करनी चाहिए। इस प्रकार हमें इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी, जितने उत्साह से वो जुड़ेंगे, उतना ही यही जो संसद है, संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी और उस पर दबाव रहेगा, करेगी ही। तो ये सारा कंप्लीट हो गया। और इसमें शब्द का जो है देखो मैंने बता दिया है, कुछ ऐसा है नहीं, ये एक अलग है। विकास क्रम, सरल से जटिल रूप तक विकास की प्रक्रिया को विकास क्रम कहा जाता है। सरल से जटिल, बेसिक से एडवांस। तो आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल पौधों या पशुओं की किसी प्रजाति के विकास का वर्णन करने के लिए किया जाता है। लेकिन इस अध्याय में विकास क्रम का मतलब इस बात से है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने का विचार किस तरह एक अखिल भारतीय कानून के रूप में विकसित हुआ। तो ये हो गया। और
राजद्रोह सबको पता है। राजद्रोह का क्या अर्थ है, तो एक्चुअल अर्थ क्या है ये देख लेना। जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या विद्रोह किया जा रहा है तो उसे राजद्रोह कहा जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार को किसी की गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत की जरूरत नहीं होती है। उसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ की बात हो रही है। 1870 के राजद्रोह, देखो वही अंग्रेजों वाला कानून है। तो कई ऐसे कानून है अंग्रेजों का ही लगा दिया, सेम टू सेम नकल कर लिया गया है, जो कि सही नहीं है। तो लोकतंत्र में अगर जो हटा दिया जाए तो और खूबसूरत हमारा संविधान और लोकतंत्र हो जाए। 1870 के राजद्रोह एक्ट के अंतर्गत अंग्रेज सरकार राजद्रोह के बहुत व्यापक परिभाषा का इस्तेमाल करती थी। लिहाजा वे इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे। राष्ट्रवादी नेता इस कानून को मनमाना मानते थे क्योंकि बहुत सारे लोगों की को गिरफ्तारी से पहले वजह भी नहीं बताई जाती थी, उन्हें बिना मुकदमा चलाए ही जेल में डाल दिया जाता था। तो ये सब तो खैर नहीं है, लेकिन राजद्रोह लगाना आसान है सरकार को किसी भी व्यक्ति पर। और तो जानकारी पता है। तो ये कंप्लीट हो गया, आई होप सब समझ में आ गया होगा। और अम, देखिए एनसीईआरटी ने 2005 के पहले क्या क्या हुआ था ये बता दिया। घरेलू हिंसा जो कानून बनाई गई वो कैसे कैसे हुआ ये आपने समझ लिया। और ये आपने समझा कि अपने प्रतिनिधि को चुनाव कर लेने यानी वोट देने मात्र से ही हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। हमारी जिम्मेदारी बाद में भी रहती है, लेकिन हम लोग निभाते नहीं है, वो अलग बात। सो अगर जैसा कि मैं बताती रहती हूँ, हाईलाइट पॉइंट करती हूँ, वही आप नोट्स में लिख सकते हैं, अपना नोट्स खुद बना सकते हैं, वरना आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है या हमारे वीडियो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, उसमें जाकर आप नंबर पर संपर्क करिएगा। और एक और है कि टेलीग्राम चैनल भी मेरा बन गया है, तो वहां पे कुछ फ्री नोट्स हैं, वहां जाके आप फ्री नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़िए। इस तरह बाय बाय।